बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम शुवेंदु अधिकारी ने जिस तेजी से फैसले लिए हैं, उससे साफ है कि बंगाल को अब सोनार बंगाल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चुनाव से पहले जब बीजेपी के लोग वादे कर रहे थे, तब सवाल उठ रहा था कि आखिर बंगाल को वापस सोनार बांग्ला में बदलने का क्या प्लान होगा। लेकिन अब सीएम शुवेंदु अधिकारी ने बता दिया है कि बीजेपी जो कहती है उसे डेफिनेटली करती है। बंगाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। अभिषेक बनर्जी जो पहले गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज दे रहे थे, वो अब ऐसे फंसे हैं कि बचने के लिए तरीके ढूंढ रहे हैं। वहीं महुआ मोइत्रा से लेकर सयानी घोष जैसे टीएमसी के सांसद भी मुश्किल में है। आगे बताएंगे आपको इसके बारे में। उससे पहले बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू हो गया है। वहीं इस बीच शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य की पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को डिपोर्ट करने का आदेश दिया है। इसके लिए राज्य में रोहिंग्या के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी की है। इसके लिए अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ को भी तेज कर दिया गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बंगाल से चुन चुनकर अवैध घुसपैठियों को बाहर करने का वादा किया था। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया था। वहीं अब बंगाल में सरकार बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी इसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। राज्य में होल्डिंग सेंटर बनाने के लिए सरकार ने जिलाधिकारियों को आदेश की कॉपी भी भेज दी है। वहीं सीएम शुवेंदु ने पुलिस को निर्देश दिया है कि राज्य में कहीं भी अवैध बांग्लादेशी पकड़ा जाता है तो उसे अदालत ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस उसे सीधे बॉर्डर पर बीएसएफ के हवाले करे, जहां से उसे वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी के कैंडिडेट देवांशु पांडा ने 1,09,021 वोटों से सीपीआई के उम्मीदवार को शिकस्त दी है, जबकि इस सीट पर खुद को पुष्पा बताने वाले जहांगीर खान 4 अंकों में सिमट गए। फाल्टा जीत के साथ ही बीजेपी के कुल सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। वहीं फाल्टा में बीजेपी की जबरदस्त जीत और सीएम शुवेंदु के घुसपैठियों को बाहर निकालने के फैसले से आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड सीएम शुवेंदु जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग बीजेपी सरकार के फैसले से खुश हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे टीएमसी के नेताओं के कारनामे बाहर आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में प्रतिष्ठा प्रश्न बनी डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली फाल्टा सीट पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, जो कि अभिषेक बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो डायमंड हार्बर से सांसद हैं। कहा जाता है कि जहांगीर खान के दम पर वोटर्स को डरा धमकाकर भतीजे अब तक सांसद बन रहे थे, लेकिन अब फाल्टा के पुष्पा की हवा निकल चुकी है। जहांगीर खान की हार ही नहीं हुई है, बल्कि वो गायब भी हो गया है। वहीं कोलकाता में अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रहे ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन के बीच राज्य की राजनीति से एक और बड़ी खबर सामने आई है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के सुर भी अब नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता नगर निगम द्वारा संपत्ति मूल्यांकन और घर के अवैध हिस्से को ढहाने के संबंध में दिए गए नोटिस पर अब अभिषेक बनर्जी ने समय मांगी है। जानकारी के अनुसार कोलकाता नगर निगम द्वारा दी गई समय सीमा सोमवार को समाप्त हो रही थी। इससे ठीक पहले रविवार सुबह अभिषेक बनर्जी ने वकील की ओर से नगर निगम को एक आधिकारिक पत्र भेजा है, जिसमें कानूनी प्रक्रियाओं और जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय मांगा गया है। तो देखा आपने कैसे अमित शाह को चैलेंज देने वाले अभिषेक बनर्जी अब खुद कार्रवाई की डर से समय की मांग कर रहे हैं। वहीं कोलकाता के पूर्व डीसीपी और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के करीबी शांतनु सिन्हा विश्वास के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। ये छापा मुर्शिदाबाद में उनके आलीशान बंगले पर की गई। जिन जगहों पर तलाशी ली गई उनमें मोहम्मद अली उर्फ मैक्स राजू, सौरभ अधिकारी और रुहिल अमीन अली है। रुहिल अमीन अली कोलकाता पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं और कहा जाता है कि वे विश्वास के काफी करीबी हैं। ईडी ने सोना पप्पू द्वारा भूमि हड़पने और धोखाधड़ी करने से जुड़े मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व उपायुक्त शांतनु सिन्हा विश्वास को गिरफ्तार किया था। वहीं अब शांतनु सिन्हा के मुर्शिदाबाद स्थित आलीशान बंगले को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोलकाता में भी एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें एक उप निरीक्षक के घर और चक्रबेरिया में व्यवसायी अतुल कटारिया का घर शामिल है। जांचकर्ताओं ने छापेमारी के दौरान 2 किलो से अधिक सोना बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। वहीं ईडी सूत्रों ने यह भी बताया है कि इसके अलावा भारी मात्रा में नकदी और संपत्ति से संबंधित कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं।
वही एजेंसी इस मामले से अवैध भूमि अधिग्रहण, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों की जांच कर रही है। ईडी ने बताया है कि जांच के दौरान विश्वास के आरोपी सोना पप्पू से कथित संबंध भी सामने आए हैं। वही शुभेंदु अधिकारी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मॉडल पर काम कर रहे हैं। कोलकाता में टीएमसी के एक ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोलकाता में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। कोलकाता के बेलेघाट क्षेत्र स्थित टीएमसी कार्यालय को बुलडोजर से तोड़ा गया। आरोप है कि ये पार्टी ऑफिस अवैध था। वहीं अब कोलकाता में टीएमसी के मौजूदा मुख्यालय वाली बिल्डिंग के मालिक ने टीएमसी के नेतृत्व से 2 महीने के भीतर जगह खाली करने को कहा है। ऐसे में टीएमसी के लिए चौतरफा बुरी खबर आ रही है। इसके अलावा टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी भी हो रही है, जिससे पार्टी में खौफ का माहौल है। टीएमसी के नेताओं के दफ्तरों पर बुलडोजर कार्यवाही हो रही है। ऐसे में टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में डर का माहौल है। दरअसल 4 मई को जब बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली, राज्य का नजारा बदल गया। केसरिया झंडों और गुलाल के साथ लोग सड़क पर उतरे। टीएमसी समर्थकों के जज्बात बदले। पूरे राज्य में कुछ ही घंटों में कई टीएमसी समर्थकों ने केसरिया चोला पहन लिया। बीजेपी के आलोचक भी भगवा दल की तारीफ करने लगे। नई सरकार की शपथ लेने के बाद टीएमसी राज्य में बनाए गए यूनियन ऑफिसेस पर बीजेपी का झंडा, शुभेंदु अधिकारी की तस्वीरें लग गई। बीजेपी में शामिल होने की होड़ भी लग गई है। हालात ऐसे बने कि बंगाल बीजेपी की पहली औपचारिक बैठक में स्पष्ट करना पड़ा कि वो फिलहाल किसी भी नए सदस्य को पार्टी में शामिल नहीं करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने दूसरे दलों के सदस्यों को पार्टी में शामिल करने वाले पदाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी कोई धर्मशाला या ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी घुस जाए। हम उन लोगों को पार्टी में शामिल नहीं करेंगे जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की है। बीजेपी के दरवाजे उन लोगों के लिए कभी नहीं खुलेंगे जो सालों साल भ्रष्टाचार, वसूली और आतंक की राजनीति में शामिल रहे हैं। ये उन कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो उसके आदर्शों, नीतियों और देश के हितों के अनुसार काम करती है। ये अवसरवादियों या स्वार्थी लोगों के लिए कोई पनाहगाह नहीं है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी ने टीएमसी के नेताओं के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। ऐसे में अगर महुआ मोइत्रा और साइनी घोष बीजेपी में शामिल होने की कोशिश करती भी हैं तो उन्हें झटका लग सकता है। दरअसल शिवलिंग पर किए गए विवादित पोस्ट को लेकर टीएमसी सांसद साइनी घोष सवालों के घेरे में हैं। उन पर कार्यवाही की मांग हो रही है। वहीं शिवलिंग पर विवादित पोस्ट के मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए सायोनी ने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। सायोनी घोष ने कहा कि उस समय 2015 में मैं सिर्फ 22 साल की एक लड़की थी। मैंने इसके लिए माफी भी मांग ली है। मैं खुद एक हिंदू हूँ। तब ट्विटर मेरे लिए नया था। मैंने ये पोस्ट नहीं की थी और मैंने ये कार्टून भी नहीं बनाया था। इसलिए अगर किसी की जांच होनी चाहिए तो उस व्यक्ति की होनी चाहिए जिसने ये कार्टून बनाया था। तो देखा आपने कैसे सायोनी घोष कह रही हैं कि उन पर जांच नहीं होनी चाहिए। किसी और ने अकाउंट से पोस्ट किया था और उस पर जांच होनी चाहिए। और अब वो ये दिखा रही हैं कि वो भी हिंदू हैं, जबकि चुनाव प्रचार के दौरान राम का नाम लेने पर वो बोल रही थी कि टीएमसी के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि हम राम का नाम लेकर राजनीति करें। चुनाव के दौरान वो काबा और मदीना पर गाना गा रही थी। लेकिन अब जिस तरह से साइनी घोष अपने आप को हिंदू बोल रही हैं, उससे साफ है कि कार्यवाही के डर से उनकी भाषा बदल गई है। वहीं महुआ मोइत्रा को तो ममता बनर्जी ने भी झटका दे दिया है। महुआ मोइत्रा के विरोधी कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाकर ममता बनर्जी ने साफ संदेश दे दिया है कि उनके लिए कल्याण बनर्जी ज्यादा महत्व रखते हैं। दरअसल कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा पर एहसान फरामोश होने का आरोप लगाया था। वहीं महुआ मोइत्रा ने पलटवार करते हुए कहा था कि आप एक सुअर से कुश्ती नहीं कर सकते क्योंकि उसे ये पसंद है, मगर आप गंदे हो जाते हैं। इसके अलावा भी महुआ मोइत्रा ने कल्याण बनर्जी पर जमकर निशाना साधा था। महुआ मोइत्रा से विवाद की वजह से कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अब फिर से कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप की पद पर वापसी करना ममता ने महुआ को झटका दे दिया है। ऐसे में टीएमसी में भी वो साइडलाइन किए जा रही हैं और बीजेपी ने भी टीएमसी के नेताओं के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। दर्शकों, राजनीति में दूसरों पर कीचड़ उछालना बहुत आसान काम है, लेकिन जब यही कीचड़ खुद के दामन पर गिरता है तो बोलती बंद हो जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ है। 10 दिन पहले राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी की नियुक्ति पर बड़ा हंगामा खड़ा किया था। उन्होंने देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग और बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब केरल से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने राहुल गांधी के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। दरअसल केरल में कांग्रेस की सरकार है। वहां कांग्रेस मुख्यमंत्री ने ठीक वही काम किया है जिसे राहुल गांधी 10 दिन पहले चोरी और इनाम बता रहे थे। वहीं अब जब उनकी खुद की पार्टी ने वही कदम उठाया है तो राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम ने चुप्पी साध ली है। दरअसल बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद राज्य के पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल को वहां का मुख्य सचिव बनाया गया था।
इसके साथ ही एक और चुनाव अधिकारी सुब्रत गुप्ता भी शुभेंदु अधिकारी की टीम का हिस्सा बने थे। वहीं खबर के सामने आते ही राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा था कि बीजेपी ईसी के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। दर्शकों, इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी का सीधा आरोप था कि इन चुनाव अधिकारियों ने चुनाव के दौरान बीजेपी की मदद यानी वोटों की चोरी की है, इसलिए बीजेपी सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव जैसा बड़ा पद देकर इसका इनाम दिया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्था को भी चोर बाजार कह दिया था। वहीं राहुल गांधी के इस बयान को अभी 10 दिन भी नहीं बीते थे कि केरलम से एक बड़ी सरकारी नियुक्ति की खबर सामने आई है। दरअसल केरलम में कांग्रेस की वीडी सतीशन की सरकार ने एक आदेश जारी किया है। वहीं इस आदेश के मुताबिक डॉक्टर रतन यू केलकर को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त कर दिया गया है। वहीं अब चौंकाने वाली बात यह है कि रतन केलकर कोई साधारण अधिकारी नहीं है, वो केरलम के मुख्य चुनाव अधिकारी के पद पर तैनात थे। यानी जिस समय केरलम में चुनाव हो रहे थे उस समय पूरी चुनावी व्यवस्था की कमान इन्हीं के हाथों में थी। लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने चुनाव खत्म होते ही उन्हें अपना सबसे खास और करीबी सचिव बना लिया है। मगर सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस के इस दोहरे रवैये पर खड़ा होता है। लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर बीजेपी या कोई गैर कांग्रेसी सरकार किसी पूर्व चुनाव अधिकारी को उसकी योग्यता के आधार पर कोई पद दे तो वो चोर बाजार और वोट चोरी का इनाम कैसे हो जाता है, जब केरला में कांग्रेस की सरकार ठीक वही काम करती है। एक सिटिंग चुनाव अधिकारी को सीधे मुख्यमंत्री का सचिव बना देती है तो वो ईमानदार नियुक्ति कैसे बन जाती है? क्या राहुल गांधी अब केरल के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखेंगे? क्या वो अपनी ही सरकार के इस फैसले को चोर बाजार का हिस्सा मानेंगे? वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी का चुनिंदा गुस्सा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। दर्शकों, कांग्रेस के अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी ने आर्थिक असंतोष का हवाला देते हुए दावा किया कि आने वाले 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। राहुल ने देश में आर्थिक संकट और महंगाई बढ़ने की आशंका जताई, लेकिन इसके जवाब में बीजेपी नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी का ये बयान केवल राजनीतिक हताशा नहीं बल्कि भारत को अस्थिर करने की खतरनाक मानसिकता का सार्वजनिक प्रदर्शन है। अब जब देश वैश्विक मंच पर मजबूत हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंची और दुनिया ने भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया, तब भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने देश को बदनाम करने का अभियान चलाया और कांग्रेस ने उनका साथ निभाया। दर्शकों, एक तरफ राहुल गांधी मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एमके स्टालिन को एनडीए में लाने पर चर्चा चल रही है। दरअसल तमिलनाडु की सत्ता से स्टालिन की पार्टी डीएम के बाहर हो चुकी है और टीवी के प्रमुख थलपति विजय मुख्यमंत्री है। सत्ता के बदलने के साथ ही चेन्नई से लेकर दिल्ली तक की सियासत भी बदलती दिख रही है। डीएमके का साथ छोड़ कांग्रेस विजय सरकार में शामिल हो गई तो बीजेपी की कोशिश डीएमके के साथ हाथ मिलाने की है। इस दिशा में सियासी एक्सरसाइज भी शुरू हो गई है। दक्षिण में तमिलनाडु की सियासत बदलते ही कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ दिया और विजय के साथ हो गई। कांग्रेस के स्टैंड से एमके स्टालिन को गहरा झटका लगा है, जिसके बाद डीएमके ने विपक्षी इंडी गठबंधन से खुद को अलग कर लिया। इतना ही नहीं, डीएमके अब खुलकर कांग्रेस पर भड़ास निकाल रहे हैं। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि कांग्रेस भरोसे के लायक नहीं है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि पहले मुझे लगता था कि बीजेपी की लगातार जीतों की वजह मोदी और अमित शाह है, लेकिन अब पता चला कि इसकी वजह तो कांग्रेस है। कांग्रेस पर कभी भी किसी भी समय भरोसा नहीं करना चाहिए। स्टालिन ने कहा कि यहाँ तक कि उनके करीब भी नहीं जाना चाहिए। वहीं डीएम के प्रमुख एमके स्टालिन ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि राज्य की मौजूदा सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने पार्टी कैडर से जल्द चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील भी की है। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार गिर जाएगी, लेकिन स्टालिन कह रहे हैं कि तमिलनाडु की विजय की सरकार, जिसमें कांग्रेस शामिल है, वो गिरने वाली है। वहीं कांग्रेस और डीएमके के बीच हुई दुश्मनी के बीच अब मौके की नजाकत को देखते हुए बीजेपी डीएमके को एनडीए का हिस्सा बनाने की कवायद में जुट गई है। खबर के मुताबिक एनडीए की नजर डीएमके के 22 लोकसभा सांसदों और राज्यसभा के 8 सांसदों पर है। बताया जा रहा है कि मुद्दों के आधार पर डीएमके से बाहर से समर्थन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, क्योंकि एनडीए संसद में 2/3 बहुमत की तलाश में है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद ही डीएमके ने कांग्रेस से रिश्ता तोड़ लिया। डीएमके ने बाकायदा लोकसभा में कांग्रेस से अलग बैठने के लिए स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी लिखा। हालांकि सनातन धर्म के मुद्दे पर डीएमके के सियासी रुख को देखते हुए औपचारिक गठबंधन की संभावना कम मानी जा रही है, मगर डीएमके का समर्थन हासिल करने के लिए एक अलग प्लानिंग की जा रही है। मोदी सरकार के रणनीतिकारों का मानना है कि बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस और बीआरएस की तरह ही डीएमके भी मुद्दों के आधार पर एनडीए को समर्थन दे सकती है। खबर के मुताबिक डीएमके में टूट से कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, इसलिए सभी 22 सांसदों का समर्थन ज्यादा अहम माना जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय डीएमके एनडीए का हिस्सा रह चुकी है।
हाल ही में संसद में परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान ये साफ हो गया कि साधारण बहुमत होने के बावजूद बीजेपी बड़े संवैधानिक बदलावों के लिए 2/3 बहुमत के आंकड़े से थोड़ी ही दूर रह गई थी। वहीं आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन परिसीमन और न्यायिक सुधार जैसे बड़े ऐतिहासिक फैसलों को बिना किसी संवैधानिक अड़चन के पास कराने के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। एनडीए बहुमत में है, लेकिन 2/3 बहुमत यानी 360 प्लस सीटों से दूर है। ऐसे में डीएमके के सांसदों के एनडीए में आने से 2/3 का आंकड़ा बेहद आसान हो जाएगा। वहीं बीजेपी की कोशिश है कि डीएमके से सीधे हाथ मिलाने के बजाय पर्दे के पीछे से समर्थन हासिल किया जाए। ऐसे में राहुल गांधी, जो मोदी सरकार के गिरने का सपना देख रहे हैं, उन्हें एक और बड़ा झटका तब लग सकता है जब डीएमके भी बाहर से एनडीए को समर्थन दे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें